Hello everyone, welcome to Ground Biology Classes. This is रोहित चौधरी और आज के इस लेक्चर के अंदर हम नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की, उसके बाद कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उसके बाद आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, उसके बाद कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, फिर एंजाइना पेक्टोरिस और लास्ट में हम बात करेंगे हार्ट फेलियर की। तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Disorders related to circulatory system. The first one is hypertension, also known as high blood pressure. सबसे पहले समझते हैं हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन वो कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा होता है। सबसे पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर याद करते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। आप देख सकते हो यहाँ दो वैल्यूज लिखी हैं। द फर्स्ट वन इज 120 mmHg, ये होती है सिस्टोलिक प्रेशर। इसका मतलब ये प्रेशर वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान प्रोड्यूस होता है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को आर्टरीज में पंप करते हैं उस समय जो प्रेशर डेवलप होता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। दूसरी वैल्यू है 80 mmHg, ये होती है डायस्टोलिक प्रेशर। ये प्रेशर तब रिकॉर्ड होता है जब वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन में होते हैं, इसलिए इसे डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट नीड पॉइंट, अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg या उससे भी ज्यादा रिपीटेडली मेजर हो तो ये इंडिकेट करता है कि उस पर्सन को हाइपरटेंशन है। रिमेंबर दिस वैल्यू केयरफुली बिकॉज नीट में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। व्हाई डज हाइपरटेंशन अकर? अब सवाल आता है ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है। इसका सिंपल रीजन समझिए। जब आर्टरीज नैरो हो जाती है या उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो ब्लड को फ्लो करने में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब सोचिए, अगर पाइप पतली हो जाए तो पानी को उसमें से निकलने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह जब आर्टरीज नैरो हो जाती है तो हार्ट को ब्लड को आगे पुश करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। रिजल्ट, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। यही लिखा है when arteries become narrowed or less elastic, resistance to blood flow increases. As a result, the heart has to pump blood with greater force, increasing blood pressure. Why is hypertension called the silent killer? अब एक बहुत फेमस क्वेश्चन, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? इसका रीजन बहुत सिंपल है। कई बार किसी पर्सन को सालों तक हाइपरटेंशन रहता है लेकिन उसे कोई ऑब्वियस सिम्टम्स फील नहीं होते, लेकिन अंदर ही अंदर ये ग्रेजुअली बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को डैमेज करता रहता है। इसी वजह से हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है। और कई केसेस में पेशेंट को तब पता चलता है जब हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो चुका होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट नीड पॉइंट है। पढ़ लेते हैं। बिकॉज ए पर्सन में हैव हाइपरटेंशन फॉर मेनी इयर्स विदाउट ऑब्वियस सिम्टम्स yet it gradually damages important organs. Important need point जो कि अभी हमने पढ़ा, hypertension may remain unnoticed until a heart attack or stroke occurs. इसके बाद आता है effects of hypertension on vital organs. अब देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कैसे अफेक्ट करता है। हम एक एक ऑर्गन डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑन हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए नॉर्मल से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब हार्ट कॉन्टिन्यूसली एक्स्ट्रा वर्कलोड के अंडर काम करता है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? हार्ट मसल एनलार्ज होने लगती है। इस कंडीशन को
कार्डियक हाइपरट्रॉफी कहते हैं। चलो पढ़ लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर मेक्स द हार्ट वर्क हार्डर। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसके? एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट मसल्स ऑल्सो नोन एज कार्डियक हाइपरट्रॉफी, यानी हार्ट मसल की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। शुरू में लग सकता है कि बड़ा हार्ट स्ट्रोंगर होगा, लेकिन रियलिटी एग्जैक्टली ऑपोजिट है। जैसे जैसे मसल एनलार्ज होती है वैसे वैसे हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी कम होने लगती है, और अगर ये कंडीशन लंबी ड्यूरेशन तक बनी रहे तो अल्टीमेटली हार्ट फेलियर डेवलप हो सकता है। ये लिखा हुआ है, हार्ट बिकम्स लेस एफिशिएंट इन पंपिंग ब्लड may ultimately lead to heart failure. The second one is effect on brain. हाइपरटेंशन ब्रेन को भी सीरियसली अफेक्ट कर सकता है। पेशेंट में सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है या स्ट्रोक, जिसे ब्रेन इंफार्क्शन भी कहते हैं, और सीवियर केसेस में पेशेंट को पैरालिसिस या परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। इसलिए अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन ब्रेन के लिए भी बहुत डेंजरस है। परसिस्टेंट हाइपरटेंशन में कॉज cerebral hemorrhage, stroke that is also known as brain infarction, paralysis और permanent neurological disability। अब देख लेते हैं कि किडनीज पे इसका क्या इफेक्ट होता है। किडनीज में बहुत सारी टाइनी ब्लड वेसल्स होती है जो ब्लड को फिल्टर करती है। हाई ब्लड प्रेशर इन किडनी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है। रिजल्ट क्या होता है? किडनीज की फिल्ट्रेशन ग्रेजुअली रिड्यूस होने लगती है, और अगर हाइपरटेंशन काफी लंबे समय तक कंट्रोल ना हो तो किडनी डैमेज और फाइनली किडनी फेलियर तक डेवलप हो सकता है। चलो देख लेते हैं क्या लिखा है। हाई ब्लड प्रेशर डैमेजेस किडनी ब्लड वेसल्स। रिजल्ट क्या होगा? रिड्यूस फिल्ट्रेशन, किडनी डैमेज एंड किडनी फेलियर इफ प्रोलॉन्ग। अगर हाइपरटेंशन बहुत सालों तक कंट्रोल ना किया जाए तो आर्टरीज के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है? इसी क्वेश्चन का आंसर हमें ले जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज की तरफ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये डिजीज नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कोरोनरी आर्टरीज होती क्या है। कोरोनरी आर्टरीज वही ब्लड वेसल्स है जो हार्ट मसल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। अगर इन आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई कम होने लगती है। इसी कंडीशन को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज अफेक्ट्स द आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट मसल। और याद रखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का सबसे कॉमन एसोसिएशन होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सबसे कॉमन कॉज है एथेरोस्क्लेरोसिस। इट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में आर्टरी के अंदर ग्रेजुअली कुछ मटेरियल्स डिपॉजिट होने लगते हैं। ये मटेरियल्स हैं कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू। ये सब आर्टरी के वॉल में डिपॉजिट होने लगते हैं। धीरे धीरे इन डिपॉजिट्स की वजह से कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन नैरो होने लगता है। इनसाइड कोरोनरी आर्टरीज नैरोज देयर ल्यूमेन। कहां पे डिपॉजिट होते हैं? कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये एक आर्टरी का क्रॉस सेक्शन है। सबसे बाहर होती है आउटर लेयर, उसके अंदर होती है स्मूथ मसल लेयर, और सबसे अंदर होती है एंडोथेलियम। अब नॉर्मली आर्टरी का ल्यूमेन खुला होता है, लेकिन जब फैट और कोलेस्ट्रॉल एंडोथेलियम के नीचे डिपॉजिट होने लगते हैं, फैट और कोलेस्ट्रॉल, तो एक बल्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसी डिपॉजिटरी मटेरियल को हम एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। ध्यान रखिए, ये प्लाक आर्टरी की ट्यूनिका इंटीमा यानी इनर लाइनिंग में डेवलप होता है। जैसे जैसे प्लाक इनलार्ज होता है वैसे वैसे आर्टरी का ल्यूमेन नैरो होता जाता है।
रिजल्ट क्या होगा? ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा और जब ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा तो हार्ट मसल को ऑक्सीजन भी कम मिलेगी। यही कॉरोनरी आर्टरी डिजीज की बिगिनिंग होती है। फॉर्मेशन ऑफ प्लाक। अब प्लाक कैसे बनता है, इस प्रोसेस को सीक्वेंस में समझिए। सबसे पहले फैट और कोलेस्ट्रॉल आर्टीरियल वॉल में एक्यूमुलेट होना शुरू करते हैं। फैट एंड कोलेस्ट्रॉल बिगिन accumulated in arterial walls. इन डिपॉजिटेड फैट्स के ऊपर फाइब्रस टिश्यू डेवलप होता है। फाइब्रस टिश्यू डेवलप्स ओवर द डिपॉजिटेड फैट। उसके बाद स्मूथ मसल सेल्स प्रोलिफरेट करने लगती हैं। स्मूथ मसल सेल्स प्रोलिफरेट। रिजल्ट क्या होगा? प्लाक ग्रेजुअली इनलार्ज होता जाता है। प्लाक इनलार्जेस। जैसे जैसे प्लाक बड़ा होता है आर्टीरियल ल्यूमेन और भी नैरो होने लगता है। आर्टीरियल ल्यूमेन बिकम्स नैरो। ब्लड फ्लो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होता है। ब्लड फ्लो डिक्रीजेस। और सीवियर केसेस में कंप्लीट ब्लॉकेज भी हो सकता है। कंप्लीट ब्लॉकेज में अक्कर। ये कंप्लीट ब्लॉकेज फ्यूचर में हार्ट अटैक का मेजर रीजन बन सकता है। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर पीडीजीएफ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड पॉइंट क्वेश्चन आता है, प्लाक इनलार्ज कैसे होता है? इसमें रोल होता है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर यानी पीडीजीएफ। जब प्लाक डेवलप होता है प्लेटलेट्स प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं। और पीडीजीएफ क्या स्टिमुलेट करता है? प्लेटलेट एग्रीगेशन, स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन। और इन दोनों की वजह से प्लाक और बड़ा होता चला जाता है। ये पॉइंट नीट में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिए प्लाक्स रिलीज प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो प्लेटलेट एग्रीगेशन और स्मूथ मसल सेल प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट करता है। अब आगे टॉपिक आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब देखते हैं कि सीएडी होने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जब कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो जाती है तो हार्ट मसल तक ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो जाती है और ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से पेशेंट में कई सीरियस कंडीशंस डेवलप हो सकती है, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, हार्ट अटैक ऑल्सो नोन एज मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सडन डेथ इन सीवियर केसेस। अब इंपॉर्टेंट नीड पॉइंट्स देख लेते हैं। सीएडी एक डिजीज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक डिजीज है, बट जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो कोज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। याद रखो, एथेरोस्क्लेरोसिस लीड्स टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज। द नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है आर्टरीज का हार्ड हो जाना या हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मींस हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। ये एक दिन में डेवलप नहीं होती। इस डिजीज को डेवलप होने में बहुत साल लग जाते हैं। इट डेवलप स्लोली ओवर मैनी इयर्स। इसीलिए इसे क्रोनिक कंडीशन माना जाता है। अब देखते हैं कि आर्टेरियोस्क्लेरोटिक आर्टरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सबसे पहले आर्टीरियल वॉल के अंदर सॉफ्ट फैटी मटेरियल एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। सॉफ्ट फैटी मटेरियल एक्यूमुलेट्स इन आर्टीरियल वॉल्स। इसके बाद कैल्शियम डिपोजिशन होने लगती है, यानी प्लाक में कैल्शियम भी डिपॉजिट हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है? आर्टरी हार्ड और ब्रिटल बन जाती है। कैल्शियम गेट्स डिपॉजिटेड, आर्टरी बिकम्स हार्ड एंड ब्रिटल। क्योंकि कैल्शियम डिपोजिशन आर्टरी को फ्लेक्सिबल नहीं रहने देता, इसके बाद आर्टरी की इलास्टिसिटी डिक्रीज होने लगती है। इलास्टिसिटी डिक्रीजेस। और जब आर्टरी की इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो आर्टरी नॉर्मल तरीके से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। इसलिए हम कहते हैं आर्टरी कैन नॉट एक्सपैंड नॉर्मली। आर्टरी कैन नॉट एक्सपैंड नॉर्मली।
और इसका फाइनल कॉन्सिक्वेंस ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो डिक्रीजेस। कॉम्प्लिकेशंस क्या आती है? कॉम्प्लिकेशंस, अब जब आर्टरी हार्ड भी हो गई, ब्रिटल भी हो गई और ब्लड फ्लो भी रिड्यूस हो गया, तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती है। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन आर्टीरियल वॉल रप्चर हो सकता है। द आर्टीरियल वॉल में रप्चर यानी आर्टरी फट सकती है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन ब्लड क्लॉट डेवलप हो सकता है। ब्लड क्लॉट में डेवलप, और ये ब्लड क्लॉट फ्यूचर में आर्टरी को और भी ब्लॉक कर सकता है। द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। सबसे पहले डेफिनेशन समझिए। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस तब होती है जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट बन जाता है। अब सोचिए, अगर आर्टरी पहले ही प्लाक की वजह से नैरो हो और उसके अंदर ब्लड क्लॉट भी बन जाए, तो ब्लड सप्लाई ऑलमोस्ट रुक सकती है। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस occurs when a blood clot blocks a coronary artery. इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? इस ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लड सप्लाई सडनली स्टॉप हो सकती है। रिजल्ट, हार्ट मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ऑक्सीजन की सडन शॉर्टेज की वजह से हार्ट मसल की सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाती है। अगर ब्लड सप्लाई जल्दी रिस्टोर ना हो तो हार्ट अटैक हो सकता है। इसी हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी कहते हैं और सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है। तो क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? सडन स्टॉपेज ऑफ ब्लड सप्लाई, कार्डियक मसल सेल्स बिगिन डाइंग, हार्ट अटैक में occur। इसके बाद जो डिसऑर्डर आता है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। सबसे पहले याद रखिए, एंजाइना एक सिम्टम है, डिजीज नहीं है। ये पॉइंट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन होता है जो हार्ट मसल को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से होता है। ध्यान दीजिए, पेन का रीजन हार्ट मसल को ऑक्सीजन की कमी है। Angina pectoris is acute chest pain caused by insufficient oxygen supply to heart muscles. It is a symptom, not a disease. एंजाइना तब डेवलप होती है जब कोरोनरी ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, और कोरोनरी ब्लड फ्लो रिड्यूस होने का रीजन हो सकता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। यानी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होती, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है लेकिन कंप्लीटली बंद नहीं होती। इसी वजह से पेशेंट को पेन फील होता है। कॉजेस, कंडीशंस रिड्यूसिंग कोरोनरी ब्लड फ्लो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। अब एंजाइना के इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला सिम्टम, सीवियर चेस्ट पेन। ये पेन जनरली एक्सरसाइज या स्ट्रेस के दौरान फील होता है क्योंकि उस समय हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा पॉइंट, पेन में रेडिएट टू लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म, जॉ और नेक। ये पेन लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म, जॉ या नेक तक रेडिएट कर सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है। एंजाइना ज्यादातर मिडिल एज और एल्डरली इंडिविजुअल्स में कॉमन होती है। मोर कॉमन इन मिडिल एज एंड एल्डरली इंडिविजुअल्स। नीड पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, एंजाइना में हार्ट मसल अलाइव रहती है, यानी नो परमानेंट डेथ ऑफ हार्ट मसल अकर्स। इसलिए एंजाइना और हार्ट अटैक में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। हार्ट अटैक में सेल्स मर जाती हैं, लेकिन एंजाइना में सिर्फ टेम्पररी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है। हार्ट मसल्स रिमेन अलाइव, नो परमानेंट डेथ ऑफ हार्ट मसल्स अकर्स इन एंजाइना। है लास्ट डिसऑर्डर इस टॉपिक का, हार्ट फेलियर। डेफिनेशन बहुत सिंपल है,
हार्ट फेलियर वो कंडीशन है जिसमें हार्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पाता। ध्यान रखिए, प्रॉब्लम पंपिंग कैपेसिटी की है। Heart failure is the condition in which the heart cannot pump sufficient blood to meet the body's requirements. Congestive heart failure भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लंग्स में कंजेशन डेवलप हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस, स्टूडेंट्स, बहुत लोग हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग कंडीशंस हैं। हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट मसल का कोई पार्ट सडनली इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से डैमेज हो जाता है। लेकिन हार्ट फेलियर एक पंपिंग प्रॉब्लम है। इसमें हार्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पाता। ये दोनों टर्म्स कभी भी कंफ्यूज मत करिएगा। Heart failure is not the same as cardiac arrest when the heart stops beating, or a heart attack when the heart muscle is suddenly damaged by an inadequate blood supply. तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम का कंप्लीट पोर्शन फिनिश कर लिया। हमने हाइपरटेंशन से लेकर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस और हार्ट फेलियर तक हर कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो और कंसेप्ट क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने नीट एस्पायरेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक क्राउन बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपकमिंग बायोलॉजी लेक्चर मिस ना करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।